चलिए साथियों, नमस्कार। सबसे पहले आपसे सॉरी चाहेंगे कि जो हमने डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक तबसरा करना था बजट के ऊपर, वो थोड़ा सा हम अपने चैनल पे डिले हो गए हैं। थोड़ा सा शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि कुछ और जगह की कमिटमेंट्स थी, वहाँ पे जो मतलब कि लेक्चर डिलीवरीज थी, तो उस वजह से हम हाँ बाई चांस इस बार अपने चैनल पे थोड़ा सा डिले हो गए हैं। बहरहाल तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ अगले 15-20 मिनट में कि इनकम टैक्स के ऊपर क्या कुछ चेंजेस आए हैं इस बार के बजट में। हालांकि देखा जाए बड़ा टेक्निकल बजट था, और एक मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है कि एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस नहीं हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं लॉ के ऊपर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है अपने आप को लिटिगेशन से, किसी और चीज़ों से। न्यू रेजीम की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है जो डिडक्शंस को वेरीफाई करना, और फिर अगर ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है तो स्क्रूटनी के चांसेस बन जाते हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब एक नई जो स्कीम है, नया रेजिमा है, उसकी तरफ मूव ऑफ किया जाए। तो एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो मैं सबसे एक से स्टार्ट करता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ था पहले कि अगर आप किसी एनआरआई को और किसी फॉरेन कंपनी को गिफ्ट देते हैं मोर देन 50,000, तो वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है आपकी 56(7) में। लेकिन अब उसको ओवरकम कर दिया है। उसमें नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का पहले इंक्लूसिंग इस शब्द का नहीं था, तो अब इस सेक्शन में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट्स मीन अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 50,000 किसी को भी गिफ्ट देते हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो, तो वो अंडर गिफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। आपको टैक्सेबल इनकम हो जाएगी अंडर 56(7) में। अगर आपका कोई रिलेटिव है फिर तो कोई आपकी जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है उसमें आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे एक्सक्लूजन है और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसमें आपको 50,000 के ऊपर अगर आप गिफ्ट है तो उसमें आपको टैक्स लग जाएगा। उसके बाद जी जो हम 10(10)(d) में एक हम इंश्योरेंस की एग्जम्पशन लेते हैं। अब इसमें इन्होंने एक साफ कर दिया कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम मोर देन 5 लाख देते हैं तो उसकी डिडक्शन आप एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ वैल्यू नहीं ले पाएंगे। 10% का है, 10% का फॉर्मूला जो पहले चलते आ रहा था वो वही है। लेकिन अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी इस फाइनेंशियल ईयर से लेंगे और उसका प्रीमियम आप मोर देन 5 लाख होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी डिडक्शन आपको 10(10)(d) में नहीं मिलेगी। अमेंडमेंट नंबर 2। उसके बाद जी अग्नि कॉर्पस फंड, जो कि 4 साल की सर्विस है जवानों की, जो कि यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी अग्निपथ स्कीम, जिसमें ना कोई प्रोविडेंट फंड्स हैं ना कोई और चीज़ है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी सैलरी होगी उसका 30% सरकार गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी और 30% एम्प्लॉय का काटा जाएगा। तो अब जो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी उसे अंडर सेक्शन 17 में नो टैक्सेबल इनकम में माना है। तो उनका ये था कि अगर इसको आप टैक्सेबल इनकम में मान रहे हो और उसके ऊपर फिर 30% टैक्स जो भी उनके ऊपर स्लैब रेट रख रही है उसके ऊपर टैक्स ले रहे हो, तो ये थोड़ी सी नाजायज़ चीज़ हो जाएगी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ATCCH को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी मान लीजिए किसी की 100 रुपीज़ सैलरी है और 30% उसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है और 30% एम्प्लॉय, तो वाइल एट द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो जवान होगा वो 30% गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, 30% उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, उसकी ATCCH में डिडक्शन ले पाएगा। तो ये इन्होंने एक क्लियर कर दिया है। उसके बाद जी 10 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन B में नोटिफाइड जो कुछ न्यूज़ एजेंसीज थी, उसे एग्जामिशन थी पहले आज तक, लेकिन अब वो एग्जामिशंस ओवरकम कर दी गई हैं। अब वो आज के इस फाइनेंशियल ईयर से वो एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। तो आपका जो भी नोटिफाइड न्यूज़ एजेंसी थी पहले एग्जम्प्ट थी, अब वो टैक्सेबल के दायरे में आ जाएंगी। उसके बाद जी 1046A, जो भी हमारी डेवलपमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि हुड्डा है, पंजाब में पुड्डा है, हरियाणा में हिमडुआ है। देखिए ये पैसा तो बहुत अच्छा कमाती हैं, क्योंकि ये करती क्या है, ये ज़मीन होती है इनके पास, उस ज़मीन को कई बार एग्रीकल्चर ज़मीन भी होती है, उसे फिर रेजिडेंटल किया जाता है, उसे प्लॉट्स कट करके बेचे जाते हैं, या कोई डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं जिनका मेन मकसद पहले प्रॉफिट कमाना नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। तो उसको उनकी डिडक्शन अब कैसे ली जाए। पहले उनको अदर सेक्शंस में डिडक्शन मिलती थी, उनकी जो इनकम थी वो टैक्सेबल नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है कि इनका देखिए
काम प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, दे हैव टू सर्व द सोसाइटी। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे इनके रेट्स होते हैं वो मार्केट एज पर मार्केट प्राइस पे जो इनकी अलॉटमेंट होती है वो कम होती हैं। इनका मेन मकसद यही होता है कि हर इंसान को एक घर मिले, रहने को एक छत मिले। तो इनका मेन मुद्दा प्रॉफिट कमाना नहीं है एज कंपैरेटिबल टू प्राइवेट बिल्डर्स। तो लेकिन अब इस फाइनेंशियल ईयर से एक चेंज कर दिया, 1046A में इन्हें एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी इन्हें ये एग्जम्पशन मिल पाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन थी। उसके बाद 10AA जो कि SEZ की हम एग्जम्पशन लेते हैं। हालांकि 2021 से SEZ तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब उसकी एग्जम्पशन तो अभी आपकी 10-15 साल तक चलती रहनी है। तो उसमें एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने एग्जम्पशन लेनी है तो आपको अपनी ITR 139 सबसेक्शन 1 में ड्यू डेट से पहले फाइल करनी पड़ेगी, वरना आप SEZ की एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। और जो एक्सपोर्ट्स यूनिट्स हैं जो उसकी एग्जम्पशन लेते हैं, उसकी इंसेंटिव्स भी लेते हैं। जो भी पैसा उन्होंने 31 मार्च को डेटर्स में खड़ा किया या अनबिल्ड रेवेन्यू में खड़ा किया, कोई भी आउटस्टैंडिंग उन्होंने रेवेन्यू अगर खड़ा किया है, गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई है दैट रेवेन्यू शुड receive within next 180 days or 6 months after the completion of financial year, तभी आपको उसकी exemptions 10AA की मिल पाएंगी। और वो पैसा आपको इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी होना चाहिए, क्योंकि जो नेपाल में एक्सपोर्ट्स होती हैं वो डीम्ड एक्सपोर्ट होती हैं अगर वो आपको पैसा फॉरेन करेंसी में मिल जाता है। इसके ऊपर अपन किसी और दिन एक विस्तार से वीडियो कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर 10AA की अगर आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगी अगर आपने जो भी माल बेचा है उसका पैसा, जो भी आउटस्टैंडिंग आपका 31 मार्च की बैलेंस शीट में आ रहा है, उसका पैसा आपको 6 महीने में इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी मिल जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी। उसके बाद 11 और 12 ट्रस्ट में जो भी पैसा कॉर्पस में होता है, अगर वो 5 साल के बीच में आ जाता है तभी वो एप्लीकेशन में माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। इसको बड़ा टेक्निकल में लोगों में समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है, कोई लोन है या कोई आपने कॉर्पस फंड में से पैसा यूज़ किया है ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो 5 साल में वापस आ जाना चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन की फॉर्म में उनको इन द चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाएगा। उसके बाद जो हम फॉर्म फाइल करते थे ऑडिट रिपोर्ट का, फॉर्म 9 और फॉर्म 10, अब उसकी जो ड्यू डेट इन्होंने कर दी है, बिफोर फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट आपको 60 दिन पहले वो फॉर्म फाइल करना होगा, और जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है वो 30 दिन पहले फाइल होगी। उसके बाद जी सेक्शन 28 में पहले इन्होंने ये लिखा हुआ था कि कि जो भी आपका मनी है वही टैक्सेबल है, लेकिन अब इन्होंने ये लिख दिया है कि वैल्यू ऑफ एनी पर्क कन्वर्टिबल इनटू द मनी। कोई भी अगर आपको पर्क्स मिलते हैं जो भी इन काइंड है, जो या मनी में कन्वर्जन हो सकता है, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम माने जाएंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन की। उसके बाद जो 35D की हम प्री एक्सपेंसेस की डिडक्शन लेते थे, दिस शुड बी अ सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड वैल्यूअर, तभी आपको वो डिडक्शंस मिलती थी। 1/5 की आपको डिडक्शन मिलती है 5 साल तक प्री एक्सपेंसेस की बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर आपका सेल्फ सर्टिफाइड भी होगा और एक गवर्नमेंट का फॉर्म स्टेटमेंट आएगा, वो आपको फाइल करना होगा, उससे आपको डिडक्शन 1/5 की मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जी 43B, अगर किसी MSME के जो ड्यूज हैं वो आप मैक्सिमम जो 45 डेज का क्राइटेरिया है, अगर आप वो नहीं चुकाते हैं तो वो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, वाइल एट द कंप्यूटेशन आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 43B NBFC, पहले ये होता था आज से कुछ 2-3 साल पहले कि NBFCs, अगर आपका आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बुक किया 2 करोड़ रुपए NBFCs का, लेकिन अब आपने बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न वो पैसा नहीं उनको पे आउट किया, तो वो आपका कंप्यूटेशन में डिसअलाउ नहीं होता था। और मान लीजिए आपने 4 करोड़ रुपया एक्सपेंस बुक किया बैंक्स के नाम के ऊपर, और अगर आप वो नहीं देते थे पैसा, तो वो आपका 43B में डिसअलाउ होता था। NBFCs बड़े अकाउंट बैंकरप्ट हुए, आपने देखा, या दीवान हाउसिंग और भी कुछ NBFCs हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो उनके हाल हुए हैं, वो हाल इसी वजह से हुए हैं क्योंकि उनकी NPA की रिपोर्टिंग ठीक ही नहीं हुई। उनके NPA 25% 30% तक चल रहे थे, जबकि वो 2-2.5% तक रिपोर्टिंग करते रहे। अब जिन लोगों ने एक्सपेंस बुक करके टैक्स भी नहीं दिया, तो इन्होंने ये नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट NBFCs थी और डिपॉजिट टेकिंग
NBFCs को इन्होंने ये कहा था कि अगर आप उनका इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, 2 साल पहले एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट में कि अगर आप NBFCs का भी इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, लेकिन इन्होंने NBFCs को डिफाइन किया था वहाँ पे, तो वो आपका इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अब लोगों ने उस चीज़ को, कुछ लोगों ने कैटेगराइज चेंज कर ली अपनी, कुछ ऐसे वैसे हुए, तो अब इन्होंने उस चीज़ को पूरा ओवर रूल करते हुए एक NBFC की, सिंपल NBFC की एक डेफिनेशन डाली है कि अगर आप उसका एक्सपेंस बुक करते हो, अगर आप वो एक्सपेंस बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न नहीं पे करते हो, तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट ने और क्लैरिफाई किया है NBFC के रूल्स को। उसके बाद 44AD और 44ADA की जो लिमिट्स बढ़ी हैं, 2 से 3 करोड़ आप लिमिट ले सकते हो, लेकिन आपका 95% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो इन द थ्रू द बैंकिंग चैनल्स होना चाहिए। ऐसे ही प्रोफेशनल 50 से 75 लाख तक की इनकी लिमिट है, लेकिन 95% ऑफ द आपका जो रेवेन्यू है थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का सवाल था कि क्या एक्सपेंडिचर के भी ऊपर है, एक्सपेंडिचर के ऊपर कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपकी इनकम के ऊपर कहा है कि वो आपकी 95% इन द कैश फॉर्म होनी चाहिए। तो वो आपकी लिमिट 2 से 3 करोड़ कर दी गई है और 50 से 75 लाख रुपए कर दी गई है। आगे आइए जी। उसके बाद सेक्शन 45 में जी पहले एक कैश वर्ड लिखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ केसेस हुए जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए। अब उन्होंने उस कैश शब्द को रिप्लेस करके ड्राफ्ट, मनी, चेक लिख दिया है और एक क्लैरिफिकेशन है छोटी सी। उसके बाद जी 47 और 49 में जो इन्होंने एक सेबी ने कहा है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसे पेपर करेंसी में, एक गोल्ड और उसमें रिसीट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गोल्ड रिसीट्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आप वो कन्वर्ट करते हैं तो वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी, आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। गवर्नमेंट के उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि जितना गोल्ड सर्कल में है उतना एक तो ट्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में आ जाए और एक नॉलेज में आ जाए कि कितना गोल्ड है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर लें। सेबी की स्कीम है, आप गो थ्रू कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे और या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से दोबारा गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करके आगे बेच देते हैं तो फिर आपके वही कैपिटल गेन के 2001 की वो इंडेक्सेशन, वो सारी चीज़ें लगेंगी। तो ये एक छोटा सा इन्होंने एक 50AA में मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं। पहले उसके ऊपर अलग अलग तरीके से उससे कंप्यूट किया जाता था आपके कैपिटल गेन के हेड में, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उसके ऊपर टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही देना है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया मार्केट लिंक डिबेंचर्स के ऊपर। उसके बाद जी 54 की आई थिंक जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सब ने अपनी लाइफ में 54 और 54F को बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। लेकिन अब उसके ऊपर सरकार ने उसको ये कहा है कि जिसका बनता है वही उसका बेनिफिट ले। ये नहीं है कि आप उससे अपनी वेल्थ बढ़ा लो, कैपिटल बढ़ा लो, अब एग्जेम्पशन लेके, तो उसको ओवरकम किया गया है। 54 में आप 10 करोड़ से ज़्यादा की एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप एक रेजिडेंटल हाउस बेचते हैं, आगे अगर आप 2 रेजिडेंटल हाउस खरीदते हैं तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा की एग्जम्पशन नहीं है। 54F में अगर आप कोई और एसेट बेच के आते हैं लेकिन रेजिडेंटल हाउस लेते हैं तो जितना आपको उतना पैसा करने के लिए, उतना अगर आप जो टैक्स बनता था आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उस ट्रांजेक्शन का। तो उसके ऊपर भी इन्होंने 10 करोड़ रुपए की लिमिट लगा दी है। तो 54 और 54F में आप 10 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट अब एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जी 55 में अब इंटेंजिबल एसेट्स को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है कि वो भी जो भी आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होंगी उनकी एक्विजिशन 0 मानी जाएगी और वो कम्प्लीटली टैक्सेबल है। 56 में जो आपके एक छोटा सा चेंज कर दिया कि अगर आप इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो पहले ये था कि आपको 11 UA में जो वैल्यूएशन करानी थी वो सिर्फ अर्लियर उसमें सिर्फ रेजिडेंटल के रूल्स लिखे हुए थे कि अगर आपकी कोई रेजिडेंटल प्रॉपर्टी है आपको उसकी ही वैल्यूएशन करा के मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आप शेयर्स नहीं अलॉट कर सकते। अगर आप करोगे तो आपकी वो अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। मान लीजिए कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 85 रुपये बनती है, लेकिन जब वो अपनी रेजिडेंटल भी कुछ प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यूएशन करा के उसकी मार्केट वैल्यू 142 रुपये बनती है। तो अभी पहले सिर्फ रेजिडेंटल का वैल्यूएशन आपको 11 UA में कराना था, अब आपको रेजिडेंटल और नॉन रेजिडेंटल दोनों का कराना है।
तो और अगर मान लीजिए दोनों का करा के आपकी 160 रुपये वैल्यू बनती है, अगर आप 160 रुपये 200 रुपये का शेयर देते हो तो 40 रुपये पर शेयर आपकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी जो उसको अलॉट करेगा। उसके बाद जी स्टार्टअप्स को इन्होंने जो 7 इयर्स का कैरी फॉरवर्ड लॉस था उसको 10 इयर्स तक कर दिया। ये थोड़ी सी स्टार्टअप के लिए एक एग्जम्पशन, एक बेनिफिट और एनहांस हुआ है। ATG में जो कि नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन को जो आप डोनेशन देते थे, आपको ATG में डिडक्शंस मिलती थी, वो तीनों डिडक्शंस इस बार ख़त्म कर दी गई हैं। तो गवर्नमेंट इन पॉजिटिव मूड की ऑपोजिशन को बिल्कुल क्रश किया जाए। उसके बाद जी 115 BAC, अब डिफ़ॉल्ट स्कीम आपकी मानी जाएगी। अगर आपने पुरानी स्कीम में जाना है तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑटोमेटिकली अगर आप फॉर्म फाइल करोगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स इंडिविजुअल के HUF के केस में, तो आपको नई स्कीम के अंदर आएगा। तो अगर आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, वरना आपका ऑटोमेटिकली नई स्कीम में रहेगा। अब नई स्कीम में इन्होंने क्या किया जी, 7 लाख तक आपकी इन्होंने एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई है। स्लैब्स की हैं 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20, मोर देन फिर आपकी जो 15 है वो उसके ऊपर 30% लगेगा। पुरानी रजीम में कोई भी आपका इन्होंने चेंज नहीं किया है। जो बेसिक लिमिट 2.5 से 3 लाख रुपए करती है, और जो 5 लाख तक एग्जम्प्ट होती थी पहले इनकम, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब न्यू रजीम में अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख से नीचे है, दैट्स मीन अगर किसी की 58,333 रुपये तनख्वाह है, तो उसके ऊपर हालांकि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी, आप यही मान लो कि जिसकी 60-62 रुपये सैलरी है, अगर वो न्यू रजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगी है सरकार। उसके ऊपर जी फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने गवर्नमेंट के ऊपर पास अर्जी ये लगाई थी कि आपने कंपनीज को बेनिफिट दे दिया 15% एग्जम्पशन का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हैं, तो आप हमें भी उसका बेनिफिट दीजिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 1 अप्रैल 2023 के बाद और 31 मार्च अपना सेटअप बना लें, और 31 मार्च 24 से पहले आपको बिजनेस शुरू करना है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में फॉल होता है तो आपको आपके ऊपर 15% प्लस जो एजुकेशन सेस और अदर थिंग्स है वो लगेंगे आपके ऊपर। उसके बाद जी 2022-23 के जो इनकम टैक्स की स्क्रूटनी थी वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न आपको 9 महीने में स्क्रूटनी खत्म करनी थी, लेकिन अब उसका पीरियड 12 महीने कर दिया गया है। और इन द केस ऑफ सर्च, अगर किसी का कोई असेसमेंट चल रहा था, उसके ऊपर सर्च हो गई है, उसके अकाउंट सीज हो गए हैं, किसी वजह से वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो उसको 12 महीने और एक्सटेंड उस असेसमेंट को कर दिया जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा 148D में एक चेंज आया है कि अगर आप कोई रिटर्न फाइल करते हैं और 148D में आपको जब नोटिस मिलता है तो नॉर्मली आपको 15 दिन मिलते थे रिटर्न फाइल करने में, फिर एसएससी उसके ऊपर टाइम लेते रहते थे, लेकिन अभी उन्होंने वो 3 महीने ऑटोमेटिकली टाइम कर दिया कि जब आपको वो नोटिस सर्व हो जाएगा तो आपको 3 महीने के बीच बीच में रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो ये माना जाएगा कि आप कुछ नहीं कहना चाहते और आपका असेसमेंट 144 के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद 148 में एक लिमिटेशन के ऊपर चेंज आया कि 15 मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले अगर किसी के ऊपर सर्च होती है तो वो 15 दिन लिमिटेशन पीरियड के लिए नहीं माने जाएंगे। उसके बाद जी एक 142 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए में जो कि ऑडिट में केस आते हैं, जो कि असेसमेंट हो जाती है जिन चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो फिर भी डिपार्टमेंट उसका ऑडिट कराता है। पहले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते थे, उसकी फीस डिपार्टमेंट ही देता है, लेकिन अभी अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है तो उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा डिपार्टमेंट। तो ये एक ICWI ICMI मेंबर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद 194BB जहाँ 10,000 लिखा हुआ था ईच ट्रांजैक्शन, अब इन्होंने होल फाइनेंशियल ईयर ही 10,000 रुपये लिख दिया, उसको रिप्लेस कर दिया है। 194N जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैश विड्रॉल ज़्यादा होती है, जो कि 1 करोड़ से ऊपर आपके ऊपर TDS करता है, इनको क्योंकि इसमें कैश विड्रॉल ज़्यादा है तो इनका 3 करोड़ रुपये तक TDS नहीं काटेगा बैंक। 194R, अब इसमें कैश इन काइंड हो, पार्टली इन कैश हो, पार्टली कन्वर्टेबल, किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट हो, उसके ऊपर क्लैरिफाई हो गया कि आपको 194R में TDS काटना है। किसी दिन अपन 194R के ऊपर पूरी एक डिस्कशन कर लेंगे कि वो क्यों आया, एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्यों लगता है, क्या रीइंबर्समेंट इंक्लूड्स हैं क्या नहीं है, क्या बेनिफिट्स के ऊपर कटना है, कहाँ पे नहीं कटना है।
उसके बाद जी 244A में एक 155 एक में रह गया, वो कर देता हूँ। उसमें क्या था कि जो आपके रेजिडेंटल हाउसेज हैं, जहाँ पे आप AS7 AS9 लगाते हो या आप इंडिया 115 के हिसाब से अपनी बुक्स बनाते हो, वो तो वहाँ पे आप जो सेल है वो कंप्लीशन मेथड में जाके बुक करते हो। एक उसका फॉर्मूला निकलता है कि जितना आपके पास एडवांस आया हो उस हिसाब से आपको आपकी सेल बुक करनी होती है। लेकिन होता क्या है कि जब वो पूरी डील हो जाती है तो नॉर्मली जो कस्टमर हैं रियल एस्टेट के, जब वो आपको पूरा पैसा देते हैं तो वो TDS उस टाइम काटते हैं। तो होता ये है, जैसे मान लीजिए मैंने 17-18 में आप किसी को 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में मैंने 40 लाख रुपए रिसीव एडवांस कर लिए। आपने देखा होगा रियल एस्टेट फ्लैट्स में आप पहले 6 महीने में जी 20% दे दीजिए, फिर 25 दे दीजिए, फिर 35, तो इस तरीके से। तो वो एक कंप्लीशन मेथड बना होता है AS7 में, उस हिसाब से आपको अपनी सेल बुक करनी होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने 16-17 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैंने 16-17 राम कुमार की 16-17 17-18 18-19 19-20 में कंप्लीशन मेथड के हिसाब से सेल बुक कर ली। लेकिन पैसे पूरे जो फाइनल इंस्टॉलमेंट आई वो मेरे को 20-21 में आई, और 20-21 में राम कुमार ने मेरे अकाउंट में TDS जमा किया। तो अब मैं रेवेन्यू तो पहले दे चुका हूँ, TDS मेरे अकाउंट में बाद में आ रहा है। तो लेकिन TDS के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आप TDS उसी साल क्लेम कर सकते हो जिस साल आप उसका रेवेन्यू बना रहे हो। उनके लॉ की इंटेंशन ये थी, कहीं ये ना हो कि मान लो एडवांस के ऊपर TDS कट गया, आप TDS इस साल क्लेम कर लो, टैक्सेस अगले साल में दो, या लेकिन यहाँ कंप्लीशन मेथड में उल्टा होता है, आप रेवेन्यू पीछे से बुक करते आते हो लेकिन TDS आपका उसके बाद कटता है। तो अंडर द कोर्स कई असेसीज को उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं थी डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट ने रिफंड्स होल्ड किए हुए थे। लेकिन अभी 155 सबसेक्शन 20 में आपको 154 में एप्लीकेशन लगानी होगी, और उस एप्लीकेशन को लगाने के बाद डिपार्टमेंट आपका रिफंड रिलीज कर देता है। इसके ऊपर कई रूल्स आएंगे, क्लैरिफिकेशंस आएंगी, सर्कुलर्स आएंगे कि ये पिछले वाले सालों में के लिए भी एप्लीकेबल होगा, इसी सालों के लिए होगा, और हो सकता है कुछ रिट्स भी फाइल हों इसके ऊपर कि अगर आप इस साल से बेनिफिट दे रहे हो तो पिछले सालों ने क्या बिगाड़ा है। रूल्स तो वही थे, सिर्फ डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिफिकेशन नहीं था। तो अगर क्रक्स इसका ये है कि अगर आपने पिछले किसी भी सालों में आपने रेवेन्यू ऑफर कर दिया है, इनकम बुक कर लिया, लेकिन उसका TDS सब्सिक्वेंट ईयर्स में काटा जाता है, तो जब भी TDS काटा गया आपको 2 साल में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेशन लगानी है फॉर द क्लेमिंग ऑफ रिफंड। उसके बाद जी एक 244A 245 में विद होल्डिंग रिफंड्स के ऊपर आया है कि अगर आपके कुछ डिमांड्स पेंडिंग हैं उस वो असेसिंग ऑफिसर रिफंड होल्ड कर सकता है अगर उसे लगता है डिमांड कलेक्टेबल्स हैं, या आपकी कोई असेसमेंट चल रही है जो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि अगर मैं रिफंड रिलीज कर दूंगा माइट ये रेवेन्यू को हर्ट करेगा, तो वो आपका रिफंड होल्ड करके रख सकता है। लेकिन उसमें प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर रेट की प्रायर अप्रूवल लगेगी, वो अपने आप नहीं कर सकता। उसके बाद जो 245D में जो भी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशंस 1/2/21 से बाद, लेकिन 1/2/22 में जिनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था, उसको 30 सितंबर 2023 तक डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन दिए कि उन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। 269 एसएस कर देते हैं जी। 2 लाख रुपए की उसमें लिमिट होती है, उसकी वैसे लिमिट 20,000 रुपये है। सभी का ये मानना था कि कहीं 2 लाख उस पे ऊपर लिमिट आ गई। 2 लाख सिर्फ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए आई है, क्योंकि इनकी कैश विड्रॉल्स, इनकी कैश रिपेमेंट्स 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद जी 271C जो कि अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करते हो, हर क्वार्टर में असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर 1 लाख तक आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। उसमें 149R 194R 194S पहले इंक्लूड नहीं था, अब उसे इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद 276B जिसमें पेड टू क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ था, लेकिन टैक्स जो कि प्रोसिक्यूशन का सेक्शन है अंडर TDS, लेकिन टैक्स डिडक्टेड नहीं लिखा हुआ था, अब टैक्स डिडक्टेड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। 1-2 केसों में थोड़ा ट्विस्ट हुआ है लैंग्वेज को लेके, तो इसे टैक्स डिडक्टेड को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और पहले 194S और 194R 276B के डिले के प्रोसिक्यूशन में नहीं फॉल थे, अब इन सेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने इस बार बजट के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है, बहुत से लॉ को में क्लैरिफाई किया है और लिटिगेशन अपने फेवर में लिटिगेशन को स्ट्रॉन्ग किया है। 3-4 ऐसे सेक्शंस हैं जहां असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे 155B सबसेक्शन 20, उसमें असेसी को एक रिलीफ दी है, जो कि तो गवर्नमेंट इस टाइम पे अपनी टैक्स कलेक्शन को
एक्सपेडाइट करना चाहती है नंबर 1, और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी, और होना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी इस टैक्स के दायरे में आए। उनका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपना काम आराम से कीजिए, जो डिज़ायर टैक्सेस हैं पे कीजिए। टैक्सेस के लिमिट गवर्नमेंट ने कम कर दिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है। तो ये एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट का। बाकी न्यू रजीम में सरकार आने वाले टाइम में लग रहा है कि न्यू रजीम में फॉल करेगी और न्यू रजीम में ही लेके जाएगी सभी एसएससीज की, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सारी डिडक्शन एचआरए, एटीसी एक्सेट्रा, और अब अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आईटीआर में कुछ ऑप्शन है नहीं है, और इतना डेटा भी देखना, अगर आप करोगे भी तो वहाँ तो एक कंप्यूटर है जो कि आपकी रिटर्न को एवेल्युएट करता है। तो इनका मेन मकसद यही है कि चाहे कम टैक्स ले लो लेकिन ज़्यादा इंडिविजुअल को शिफ्ट करो आप न्यू रजीम में। तो ये एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा है इस बजट में। बाकी रूल्स आने दीजिए जी, क्लैरिफिकेशन, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आई, कोई भी अपील्स जो आपकी चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। बहुत सी चीज़ें थी ना, अभी कोई जीएसटी में स्कीम अनाउंस हुई है, हालांकि न्यूज़ है कि 18 तारीख को जो काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग है उसमें हो सकता है कोई एमनेस्टी स्कीम जीएसटी में आ जाए। लेकिन इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कोई भी 2024 से पहले लग नहीं रहा है। हो सकता है अक्टूबर में जाके कुछ कई बार इंटरिम एक तरह का चीज़ें आ जाती हैं, कुछ दे दे, लेकिन फ़िलहाल इस बजट में कुछ नहीं है उस चीज़ के ऊपर, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बेनिफिट्स थे उसे एक साल और एक्सटेंड कर दिया, स्टार्टअप्स का कर दिया, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का 23 में टाइम पूरा हो रहा था वो 1 साल एक्सटेंड कर दिया। वो गवर्नमेंट ने किया कि 24 तक करते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट टेन्योर में क्या प्लानिंग है। तो एक सेफ बजट था, कुछ ऐसा नहीं किया कि पब्लिक को बहुत खुश करने के लिए कुछ किया गया हो। ओवरऑल सेफ बजट था, रेवेन्यू कंटेन किया है, और लाउड एंड क्लियर मैसेज है फॉर द ऑल द बिजनेस कम्युनिटीज़ कि आप अपना टैक्स फेयरली पे करें और अपनी कंप्लायंस फेयरली और विद इन डिफाइंड टाइमलाइंस करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके लिए बड़े टफ होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, अगर आपको किसी भी स्टेज के ऊपर आपकी किसी लिटिगेशन में किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम आती है या किसी ड्यूरिंग द टेन्योर, तो आप हमें कभी भी डायरेक्टली मेरे को फ़ोन कीजिए, डायरेक्टली मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस नंबर से ये वीडियो शेयर होगा, दिस इज़ माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर किसी भी आपको किसी भी तरीके की किसी भी लिटिगेशन में, हमारे तकरीबन 25 से 30 ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म इनकम टैक्स को लेके, तो यही एक हमारी कोशिश है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वो एक एसएससी तक पहुंचाया जाए कि वो चाहती क्या है, और आप फेयर टैक्स प्ले करें और फेयर आप अपनी प्रोसीडिंग अपनी बुक्स को रखें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना जो हेयर एंड देयर करने की कोशिश करेगा उससे ज़्यादा सफरर कोई नहीं होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपका कोई भी एडवाइस हो या कोई भी आपकी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, वी विल रिप्लाई ऑन दैट। तो खैर मैं अब अपने दिन के लिए निकलता हूँ, आप भी अपना दिन कंटिन्यू कीजिए, स्टे सेफ, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे। इसके रूल्स और अमेंडमेंट्स आ जाएंगी और क्लैरिफिकेशंस आएंगे, रूल्स आएंगे इसके, तो वो अपन वेट करते हैं, होप सो मार्च में आ जाते हैं वो, तो उसके ऊपर आपसे फिर जुड़ेंगे विद इन टाइम। अगर कुछ और सर्कुलर्स हैं तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ।